हेलो एंड वेलकम टू शारे कैफे यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी ये जो बुक है मेरे पास, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कराई थी। तो आज हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं इसकी आगे की प्रॉब्लम। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, इस प्रॉब्लम का नाम था आपका 1.11। यहां तक मैंने आपको इसको सॉल्व करा दिया था। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 1.12। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले 1.12 इस प्रॉब्लम की तरफ हम मूव होते हैं। इसने कह दिया कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब हमारे पास दो स्फेयर हैं कॉपर के, जिनके नेम है ए एंड बी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग चार्ज, यानी दोनों स्फेयर पर जो अलग अलग चार्ज है वो 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है बच्चों, इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी इन पर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होने वाला है, ये हमको फाइंड करना है। जबकि इसने हमको एक शर्त दी है कि आपको दोनों स्फेयर की जो रेडियस है ना, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, उसको आपको काउंट ही नहीं करना है भाई। मालूम पड़ा कि आपने चार्जों के बीच की डिस्टेंस काउंट कर ली 50 सेंटीमीटर, देन आपने यूज कर लिया दोनों गोलों की रेडियस, देन 50 प्लस रेडियस प्लस 1 स्क्वायर एंड रेडियस प्लस 1 स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ऐसे इसने बता दिया हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब समरी डाउन कर लेते हैं पहले इसकी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक गोला है ए, हमारे पास दूसरा गोला भी है बी। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, या यूं कहा जाए r = है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। आगे इसने हमसे कह दिया कि भाई इन पे जो अलग अलग चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। देन Q1 = 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और यही वैल्यू रहेगी हमारी Q2 की। चेक कर लेते हैं एक बार क्या हमने ठीक लिखी है वैल्यू। हाँ, सही लिखी है बिल्कुल वैल्यू। उसने कहा ये बताइए इनके बीच में वर्क करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होने वाला है बच्चों, तो हमको ये फाइंड करना है। तो हम लोगों को ये फाइंड करने के लिए राइट डाउन कर लेते हैं भाई पहले F = इसके बाद अब बात करते हैं R = 50 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शो भी किया हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो कि किस तरीके से हम सिस्टम को चेंज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर F की। तो F की बात करने के लिए Q1 की वैल्यू आपके पास है, Q2 की वैल्यू आपके पास है। तो बच्चों हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। तो लगाते हैं फॉर्मूला इसका। F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, बिल्कुल अपना फेस बिल्कुल हटाना नहीं है मोबाइल से, ध्यान देना है और पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। अब देखिए ध्यान से, F = 9 × 10⁻⁹, देन वैल्यू ऑफ Q1 6.5 × 10⁻⁻7, 6.5 × 10⁻⁻7 अपॉन r का स्क्वायर मीन्स दैट 50 यानी 50 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी आपसे कई बार ये वाली बात कही है कि कभी भी किसी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पावर से फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हमने पावर को फोकस कर लिया ना बच्चों, तो समझ लेना न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एक्सपर्ट बनना है लेकिन अभी नहीं, बाद में जाके बनना है। अभी फिलहाल हमको न्यूमेरिकल सीखने हैं। चलिए चेक करते हैं। F = सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैथमेटिकल डिजिट जो है ना उनको पहले यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, चलिए पहले 9 आ गया हमारे पास, फिर क्या आएगा 6.5, और क्या आने वाला है हम लोगों के पास 6.5। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, माइनस की पावर है 7 और माइनस की पावर है 7, -7 होते हैं माइनस के 14 मतलब 14, तो 10 की घात हो गई -14। तो बच्चों 10 की घात -14 हो जाने के बाद चेक कर लियो कुछ तो ना गया ना, कुछ नहीं रहा है। 9 × 6.5 × 6.5 10⁻⁻⁴
14। अब अपॉन में क्या आएगा चेक कर लेते हैं। हाँ पावर 9 तो वही रह ही गई, जो मैं कह रहा था वही हुआ, पावर 9, 10 टू पावर 9। अपॉन में आएगा हमारा 50 इंटू 10 टू पावर -2। हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है बच्चों, 50 का वर्क करेंगे यानी 50 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 2500 और 10 टू पावर -2 का अगर हम करते हैं होल स्क्वायर तो बनेगा 10 टू पावर -4। और 10 टू पावर -4 बन जाने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो एक काम कर लेते हैं, 9 की 6.5 इंटू 6.5 से मल्टीप्लाई करके हम 2500 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। फिजिक्स में हम सिंपल तरीका लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, प्लस के 20 और माइनस के 40। बहुत सिंपल है। कितने बचे, 10 टू पावर -2 नीचे बच जाएगा। ऊपर की बात करते हैं, 10 की घात -14 यानी 10 टू पावर -14 एंड 10 टू पावर 9। माइनस के 14 और प्लस के 9 कितने बचे, माइनस के 5 बच गए। तो ये हो गया 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर -5। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास बच्चों, 25 इंटू 10 टू पावर -2। पावर को हम ले जाते हैं ऊपर, कितना हो जाएगा बच्चों, f इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू अपॉन 25। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 10 टू पावर -5 ऊपर है ना, अब 10 टू पावर -2 नीचे है, तो 10 टू पावर -2 को ऊपर ले जाओ, -2 की पावर क्या बन जाएगी, प्लस की 2। तो ये हो गया 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर +2। देन वैल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 25 पावर -5 और पावर प्लस की 2 कितनी बची, 10 टू पावर -3। तो 10 टू पावर -3 बच गई। अब पावर को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हमको क्या करना है, हमको केवल जो है ना उसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड भी हम शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। सिंपल हो गया ना, तो इंग्लिश में बोल दिया, 5 1 जा 5 कैरी 1, 5 3 जा 15, 1.3। देन द वैल्यू इज f is equal to 9 into 1.3 into 1.3 into 10 to power -3। अब 13 और 13 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट बनेगा आपका न्यूटन। और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, मैं समझता हूँ आंसर आपका बिल्कुल राइट निकल के आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को भी लिख सकते हैं। एंड नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आप लोग जानते हैं कौन सी होगी, काफी सिंपल है। हम बिल्कुल आराम से न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, आराम से, क्योंकि एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है। अगर बेसिक्स लेके चलेंगे ना आप लोग तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.13 देख लेते हैं क्या है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसने कहा कि भाई 1.13 ये है हमारी एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसने कहा मान लीजिए, अरे भाई लेट कर लीजिए, जो अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, मैं नहीं कह रहा, मतलब बुक में दे रखा है, अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है इसमें गोले ए और बी के साइज सर्वसम है। इट मींस दैट जो हमारा स्फीयर ए है, जो हमारा स्फीयर बी है, दोनों के साइज बिल्कुल सेम है। और उसने कहा तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में रखा जाता है, उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में रखा जाता है और अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब बताओ नया प्रतिकर्षण बल रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा एक रिवाइंड करता हूं क्वेश्चन के बारे में। उसने कहा कि भाई हमारे पास 2 गोले हैं, बुक ये लगा दे, चलो, गोला ए एंड गोला बी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए के पास चार्ज था, बी के पास चार्ज था। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक तीसरा गोला और आया जिसको मैंने नाम दिया गोला सी, स्फीयर सी। तो स्फीयर सी को पहले मैंने ए से टच कराया, फिर मैंने इसको बी से टच कराया, और जब ए और बी से दोनों से टच करा दिया तो टच करा देने के बाद उसको हटा दिया गया। अब बताओ ए और बी के बीच में न्यू रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल कितना होने वाला है। वेरी सिंपल, डायग्राम बना लो ना पहले बॉस। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा गोला ए, हमारे पास अगला गोला है गोला बी। इसके पास चार्ज क्या था हम लोगों के पास Q1, इसके पास भी चार्ज क्या था Q2, और Q1 Q2 की जो वैल्यू थी ना वो आपस में बिल्कुल इक्वल थी। वैल्यू दे रखी थी अपन लोगों को 6.5 10 टू पावर -7 कूलम। अब उसने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना एक स्फीयर और है जिसका नाम है सी। पहले क्या काम किया, इसको टच कराया ए पर, ध्यान देना बच्चों,
पहले कहाँ टच किया हमने, टच स्क्रीन नहीं, टच किया पहले ए पर। तो ए पे टच कराने के बाद मैंने जब आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तब एक बात क्लियर की थी, क्या अगर कभी भी हम दो आवेशों को टच करके अलग कर देते हैं, तो चार्ज जो होता है ना दोनों में आधा आधा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा चेक करते हैं, चलो। तो यहां पर आएगा हमारे पास Q3, चलिए Q3 लेट कर लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू Q1। अब कहोगे सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास तो C गोले का चार्ज ही नहीं है। जब C गोले का चार्ज नहीं तो क्या करने वाले हो, उसने कहा है कि भाई C गोले पे कोई चार्ज नहीं है, चार्जेस पर 0। तो देखें ध्यान से, ये जो हमारा गोला C है ना बॉस, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी Q1 डैश इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0। तो Q1 प्लस Q1 डैश अपॉन 2। कहने का मतलब अगर दो गोले हैं हमारे पास, दोनों को टच किया और टच करके अलग कर दिया, तो अलग कर देने के बाद चार्ज दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है। वही काम हम यहां करने वाले हैं। तो Q3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा Q1 की वैल्यू अपन के पास है 6.5 10 टू पावर -7 प्लस 0 अपॉन में आ गया 2। अब 2 आ जाने के बाद बच्चों डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कभी कभी है बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। कोई बात नहीं, Q3 इज इक्वल टू 6.5 10 टू पावर -7 अपॉन 2। हम भी भाग करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें निकालना ही नहीं आंसर ये वाला। तो ये तो हो गया कूलम्ब, चलो ठीक है, ये हमारे पास Q3 चार्ज बन गया। अब एक काम बहुत इंटरेस्टिंग वाला काम है यहाँ पर, ये जो गोला C है ना, इसको पहले A पे टच किया, तो जो A का चार्ज था इतना हो गया और C का चार्ज भी इतना हो गया। अब इस गोले को उठा करके इस पर टच कर दिया यहाँ, अब इस गोले को उठा के हमने यहाँ टच कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, टच कर दो इसको, यहाँ पर टच कर दिया और जब मैंने इसको टच किया है ना तब इसका चार्ज क्या हो गया, तब इसका चार्ज हो गया ये वाला। कितना हो गया देख सकते हैं यहाँ पर Q3, ठीक है। अब Q3 को मैंने Q2 पे टच कर दिया, क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ सिंपल है, दोनों गोलों को टच करके अलग करोगे तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है। कैसे बांटोगे आधा, श्याम के पास 5 रुपए है, राम के पास 6 रुपए, 5 और 6 कितना हो गया 11, 10 थोड़ी हुआ 11 हुआ। अब इसको 2 जगह बांटो कितना हो जाएगा, लगभग 5.5 निकल के आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें यहां लगानी है, कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। Q4 इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों के पास, Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 लगा दिया यहाँ पर। अब देखते हैं लोगों को जोड़ के भी कुछ हो सकता है पॉसिबल या नहीं हो सकता। तो यहां पर हम कर सकते हैं Q4 इज इक्वल टू, देखना बहुत ध्यान से, Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, सेम है ना, 6.5 10 टू पावर -7, ठीक है, प्लस Q3 कितना है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 2। बहुत कठिन मैथमेटिक्स आ गई ना, ऐसा नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, Q4 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक काम कर लो, इसका एल्सियम ले लो ना, 2 की मल्टीप्लाई से करनी पड़ेगी, 2 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 प्लस 6.5 इंटू 10 टू पावर -7, 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया। 4 हो जाने के बाद अब हम इसकी गुणा कर देंगे, इससे फिर जोड़ लेंगे ना, ऐसा क्यों करेंगे, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। मैंने पहले ही कहा था फिजिक्स में आंसर निकालने के लिए जो है ना गुणा नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो Q4 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 आ गया कॉमन, क्या बचेगा 2 और यह बचेगा 1 अपॉन में आएगा 4, हो गया ना सिंपल। Q4 इज इक्वल टू हो गया 6.5 इंटू 10 टू पावर -7, 2 और 1 कितना होता है 3, ये 3 होता है, एक ही बात है, अपॉन में आ गया 4। आ जाने के बाद अब गुणा करेंगे ना, अब भी गुणा नहीं करेंगे, गुणा नहीं करनी, देखो समझ लो बात को, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम गुणा नहीं करते हैं, हम तो मैजिशियन है ना, बिना गुणा करे ही सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास Q4, देखिए ध्यान से, ये Q4 हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास Q3। अब ये जो Q3 और Q4 निकल के आया, अब बना सवाल, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड हमको करना है। तो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं, अगर आपके पास कोई 2 चार्जेस है तो 2 चार्जेस के लिए हमको लगाना पड़ता है कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, 9 इंटू 10 टू पावर 9 आएगा Q3 Q3 अप इंटू Q4 अपॉन आएगा R स्क्वायर। डिस्टेंस तो है ही नहीं हमें पास, लेकिन कोई बात नहीं, पिछले वाले सवाल पे कितनी लगाई थी, क्वेश्चन में लगाई थी R इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर -2, इसका बन गया मात्रक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना जगह थोड़ी कम है, साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये सब लोग आपको तो पता ही है वैसे भी, इसके बारे में सब मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, कैसे कैसे क्या क्या डिस्टेंस हमको यूज करनी है, और Q3 की वैल्यू भी हम लोगों को पता है भाई, कैसे कैसे क्या है हमारे पास।
कोई डरने वाली जरूरत नहीं है या फिर बात नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो देखिए मैंने फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया था। फॉर्मूला राइट डाउन करने के बाद अब लगाते हैं वैल्यूज। तो वैल्यू लगाने के लिए f इज इक्वल टू आएगा हम लोगों के पास 9 इंटू 10 टू पावर 9। लगा देने के बाद ध्यान देना बच्चों, Q3 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 2 इंटू में क्या आएगा इसके अपन लोगों के पास Q4 कितना है मेरे पास 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 3 अपॉन 4 और अपॉन में क्या आएगा इसके r स्क्वायर 50 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। ये होती है मैथमेटिक्स, लंबी गुणा भाग जो कभी सॉल्व भी ना हो। ऐसा नहीं है, झूठ कह रहे थे, सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर f इज इक्वल टू सबसे पहले पावर का खेल है। यहां पर देखिए बच्चों, पावर को क्या खेल है -7 कितना हो गया माइनस का 14 यानी माइनस के 14 प्लस के 9 कितना बचेगा आपके पास, चेक कर लेते हैं। चलो पहले राइट डाउन कर लो। 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 3 कुछ है तो नहीं गया, 3 भी आ गया, 6.5 भी आ गया, 6.5 आ गया और 9 आ गया। अब क्या बचा 10 टू पावर 9 और क्या आया हमारे पास 10 टू पावर -14 अपॉन में। अब सोचोगे भाई ये कहां जाएगा, ये 4 दूनी 8 सही है ना, 4 दूनी 8 4 2 8 कहां आ गया नीचे। अब करते हैं इसको, ये हो गया 2500 पहले भी किया था, 2 दूनी 4 ये हो गया माइनस का। अब करना है सॉल्व, देखिए ध्यान से f इज इक्वल टू कुछ कैंसिल नहीं होने वाला 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 3 इंटू 9 एंड 14 कितना बचेगा हम लोगों के पास 10 टू पावर -5 अपॉन में क्या आएगा हम लोगों के पास, चेक कर लेते हैं भाई 8 आएगा 25 आएगा। अभी 0 कहां चले गए, ये 0 गए आपके 10 टू पावर -4 के साथ में माइनस के 4 प्लस के 2 कितना बचा माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 10 टू पावर -2 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा हम लोगों के पास f इज इक्वल टू 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -5 ऊपर ले जाओ 10 टू पावर +2 अपॉन 8 इंटू 25। लंबी चौड़ी गुणा भाग है, कोई बात नहीं, बट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या हम लोगों को भाई, हम लोगों को 9 6.5 इन सब की मल्टीप्लाई कर लेनी है और 8 इंटू 25 से इसको डिवाइड कर देना है और पावर -5 प्लस की 2 कितनी बची -3। और एक काम और कर लो, शॉर्ट कर लेते थोड़ा सा इसको, 5 पंजे 25 5 5 25 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 5 3 15 5 1 5 5 3 15 कैरी 1 हो जाता है इसके अंदर। अब क्या बचा हम लोगों के पास 9 इंटू 1.3। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, टेंशन न लो आप, इतना टेंशन लो तो सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन। 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके f की वैल्यू निकल के आएगी न्यूटन में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आंसर निकल के ना आए, अदरवाइज का आंसर बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। और ये फोर्स कौन सा होगा हमारा रिपल्सिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट दिस फोर्स इज रिपल्सिव, बिकॉज बोथ चार्ज आर भी आर लगा देते, जब बोथ चार्ज आर कैसे है पॉजिटिव, जब दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दो चार्जेस के बीच में लगता है रिपल्सिव फोर्स। दोनों नेगेटिव है तब भी लगेगा रिपल्सिव फोर्स, और प्लस माइनस है अट्रैक्शन फोर्स, माइनस प्लस है तब भी अट्रैक्शन फोर्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्मॉल प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है छोटी सी प्रॉब्लम हमारी। जो हमारी छोटी सी प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है छोटी सी, इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है इसे क्लीन करने में से। अब इसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.14। क्या है हमारे पास 1.14, ठीक है। तो 1.14 में एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, देखना ध्यान से, बहुत बड़ा डायग्राम है, प्लस 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 प्लस, और यहां पर दे रखा है हम लोगों को माइनस 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 माइनस। इसके अलावा यहां से एक पार्टिकल इस तरीके से बाहर चला गया, नंबर 1 नाम है इसका। दूसरा पार्टिकल यहां से चला गया, इसका नाम है 2। तीसरा पार्टिकल, अरे बहुत तेजी से मुड़ गया, इसका नाम है 3। और यहां पर दे रखा है ये x
और ये हमारे पास भाई सब लोगों को पता है 3 अक्ष होती हैं, एक्स, वाई और जेड, जिनको एक्सिस कहा जाता है। उसने कहा ये बताइए डायग्राम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चार्ज पार्टिकल के ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, पथ चिन्ह दिखाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। बहुत सिंपल है भाई, तीनों आवेशों के, तीनों चार्जेस के नेचर बताओ, सिंबल बताओ, कैसे बताएंगे। देखो ध्यान से बच्चों, पार्टिकल 1 कहां मुड़ रहा है, प्लस की तरफ। प्लस से अट्रैक्ट कौन होता है, माइनस। इसका मतलब इसका चार्ज कैसा होगा, माइनस। पहला आंसर आ गया। ये देखो जो सेकंड वाला है, अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है, ध्यान देना, प्लस की तरफ, सिंपल। और प्लस की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, माइनस। इसका मतलब इसका चार्ज कैसा होगा, माइनस, सिंपल। बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला पार्टिकल कहां मुड़ रहा है, माइनस की तरफ। माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, प्लस, सिंपल। इसका आंसर आ गया प्लस। 3 आंसर मिल गए आप लोगों को। लेकिन उसने कहा ये बताओ इनमें से किस पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं। देखो बच्चों, E अपॉन एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, कण फर्स्ट का जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। इसका भी कैसा है, नेगेटिव है। और इसके अलावा इसका कैसा है, आपका पॉजिटिव है। ये नेगेटिव नेगेटिव और ये आपका कैसा है, पॉजिटिव। जब चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब E अपॉन एम ज्यादा किसका होगा, पार्टिकल 3 का। ज्यादा किसका होगा, पार्टिकल 3 का। ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है। सो आपका आंसर सेकंड वाला क्या बनेगा भाई, E अपॉन एम जो है पार्टिकल 3 का ज्यादा होगा। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको जल्दी फटाफट हम सॉल्व करा देते हैं। आई थिंक वीडियो 20 मिनट एंड 3 मिनट 23 मिनट्स की हो चुकी है समथिंग। लगभग 25 मिनट में इसको निपटा देंगे पूरा करके। बच्चों डरने वाली बात नहीं है, आपका डाटा भी बचा रहेगा और हमारा जो न्यूमेरिकल है ना छोटा सा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। उसने कहा 1.15, इसको चेंज कर देते हैं 1.15 इज इक्वल टू है 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई न्यूटन पर कूलाम। उसने कहा बता दीजिए भाई इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है। देखिए भाई बच्चों, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो यहां बना हुआ है एक छोटा सा प्लेन, क्योंकि उसने क्या कहा, एक्स वाई तल में एक हमारा प्लेन बना हुआ है। ध्यान देना इस बात पे। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर यानी एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है भाई। ये वाई जेड के पैरेलल है। गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा ऐसा हमको फाइंड करना है। तो पहली बात क्या, इसकी एक भुजा दे रखी है स्क्वायर की। स्क्वायर की अगर हमें एक लेंथ दे रखी हो, इसका एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई इसका एरिया। तो बहुत सिंपल है बॉस, यहां पर तो वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आई कैप है और एस वेक्टर यानी एरिया तो बन गया हमारा सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा हमारे पास, भुजा का स्क्वायर। इट मींस दैट हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, देखो एस का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, एक्स के पैरेलल। डायरेक्शन कैसा हो रहा है हमारा, एक्स के पैरेलल। इट मींस दैट यहां पर क्या आएगा आपका आई कैप, देन वेक्टर एस इज इक्वल टू हो गया 100 आई कैप देन मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे करें बच्चों फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। फाई ई इज इक्वल टू बच्चों वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू क्या है हमारे पास आई कैप, फिर क्या है इसके बाद 100, फिर क्या है इसके बाद आई कैप। अब देखिए डॉट मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। देन फॉर्मूला क्या बना आप लोगों का, फाई ई इज इक्वल टू 3 इंटू और क्या है देखिए बच्चों 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, 3 एंड 2 5, देन 10 टू पावर 5। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है फाइंड कर लेते हैं ना, न्यूटन। देखिए बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका सेकंड पार्ट लास्ट है गया हमारा, उसने कहा कि अगर ये जो हमारा सरफेस है ना, इसको एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया जाए। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारी बुक है, मान लीजिए स्क्वायर है, इसको क्या किया गया यहां से 60 डिग्री के एंगल पे इसको रख दिया गया। अब बताइए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वेरी सिंपल बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। सिंपल है, चाहे तो आप ए भी लगा सकते हैं। देखो मैंने यहां पर ए लाइट किया हुआ है, आप एस लगा लो, ए लगा लो, सेम वैल्यू रहेगी आपकी।
फाइव इज इक्वल टू आप लोगों के पास हो गया E इंटू एस कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना लगाएंगे हम 60। तो बच्चों फाइव इज इक्वल टू हो गया, E की वैल्यू कितनी है? अब E का मतलब है हमें वेक्टर E का मोड निकालना है, और जब आप मोड निकालोगे ना तो यहां से I हट जाएगा, यहां से S का मोड निकालोगे ना तो यहां से ये I हट जाएगा। अब क्या बचा हम लोगों के पास? हमारे पास बचेगा बच्चों यहां पर 3 इंटू 10 टू पावर 3। S कितना बचा अपन लोगों के पास? 100। और cos कितना बचा? 60। cos 60 कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, पक्का 1/2 होती है। चलो cos 60 की वैल्यू हो गई हम लोगों की 1/2। अब इसके बाद इसको हम कर देते हैं 1.5, देन 5 इज इक्वल टू हो गया 1.5 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, देन 10 टू पावर 5 एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों आज इस तरीके से मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1.5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शारिक एपिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर फिजिक्स, जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या कंपटीशन की फिजिक्स के लिए आपको कुछ खास न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराता रहता हूं। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।